मकान संपत्ति से आय आयकर अधिनियम के इस अगले आय के स्रोत के बारे में अब हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत। Introduction. In this chapter, we will study about income tax liability related to income earned from letting out of a house property or part thereof. We will learn how to calculate the income from house property under different situations. As per section 22, the annual value of property consisting of any building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, shall be chargeable to income tax under the head income from house property. इस शीर्षक में मकान संपत्ति से किराए की आय संबंधी प्रावधानों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इस शीर्षक में किसी आय के कर योग्य होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। इन आवश्यक शर्तों को आय का क्षेत्र भी कहा जाता है। आय के क्षेत्र को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22 में समझाया गया है। मकान संपत्ति से आय का दूसरा शीर्षक है। इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में हो रहे हों अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों, परंतु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग में लेते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिनका वह स्वामी हो, परंतु जिनका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार व पेशे के लिए न करता हो जिनके लाभों पर व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर लगता हो। Exceptional feature of this head. It is an exceptional feature of this head that rather than actual income from house property, earning capacity of house property is taxable. As stated under section 22 that annual value of the property is taxable rather than actual income of the property. In other words, this is the only source where we can calculate notional income instead of real income. This notional income is called annual value of the house property. मकान संपत्ति की काल्पनिक आय। मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मकान किराए पर उठाया जाए तथा किराया प्राप्त किया जाए। यह एक विशेष शीर्षक है जिसमें मकान संपत्ति की काल्पनिक आय पर कर लगता है, न कि वास्तविक आय पर, और ऐसी नोशनल यानी काल्पनिक आय को यहाँ पर मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कहा जाता है। यदि कोई करदाता अपने कुछ मकानों का प्रयोग अपने स्वयं के निवास स्थान के लिए करता है तो एक मकान को छोड़कर शेष मकानों की काल्पनिक आय पर उसको कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने किसी मित्र या संबंधी को बिना किराए के रहने के लिए दिए गए मकान की अनुमानित आय पर कर देना पड़ता है।
एक और उदाहरण ले सकते हैं। यदि आपने किसी को बहुत ही कम या मामूली किराए पर मकान किराए पर दिया है तो उस मामूली या कम किराए पर कर न लगकर नियमानुसार उसकी काल्पनिक आय, जिसको हम एनुअल वैल्यू के नाम से बुलाएंगे, वार्षिक मूल्य के नाम से बुलाएंगे, उस पर कर देना होगा। चार्जिंग सेक्शन 22 धारा 22 इस शीर्षक पर कर लगाने की धारा है। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इस धारा के अनुसार इस शीर्षक में कर तभी लगेगा जब नीचे दी गई तीनों शर्तें पूरी की जाती हों। नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग एंड और ए बिल्डिंग विद द लैंड एपर्टिनेंट अटैच्ड देयरटू। सबसे प्रथम शर्त है कि मकान संपत्ति होनी चाहिए। मकान संपत्ति यानी कोई भवन हो या भवन जिसके साथ कोई भी भूमि संलग्न हो। नंबर 2, ओनर, स्वामी। द रिसीवर ऑफ द रेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग। किराए का प्राप्तकर्ता उस मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए और स्वामित्व में माने गए स्वामियों को भी सम्मिलित किया जाता है। नॉट यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। उस मकान संपत्ति का प्रयोग व्यापार एवं पेशे शीर्षक में नहीं होना चाहिए। द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ओनर। इस मकान संपत्ति का प्रयोग स्वामी द्वारा स्वयं के मकान का उपयोग किसी भी व्यापार अथवा पेशे में नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ समझने की बात है, स्वयं के व्यापार और पेशे की बात की जा रही है, न कि व्यापार अथवा पेशे के लिए किराए पर दिए जाने की। अगर किराए पर दिया गया है तो इस शीर्षक में कर योग्य होगा। अब हम इन शर्तों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम कंडीशन है बिल्डिंग और लैंड एपर्टिनेंट देयरटू, यानी भवन अथवा मकान अथवा उनसे लगी हुई जमीन। The term house property is not defined in the Income Tax Act. However, various judicial interpretation has construed the term house property as any land surrounded by wall having roof or not, and any land appertinent to a building. Some important notes. Number 1. Building includes an enclosure of bricks, stonework or even mud walls. Building includes residential as well as commercial houses. Vacant land is not a house property. Hence, income from letting of vacant land is not taxable under this head, but taxed as business income or as income from other sources. Roof is not necessary for a non-residential house property. A large stadium or a open air swimming pool is also considered as building. It should be a permanent structure meant for a useful purpose. It is a building consists of several flats, then each flat is considered as a separate house property. An incomplete, a ruined or demolished house property cannot be termed as house property. Land appertinent to a building includes car parking area, approach roads, backyards, courtyards, garden, etc. attached to such building.
मकान संपत्ति में सभी प्रकार के मकान जैसे रहने के मकान, बंगले, दुकान, दफ्तर, गोदाम, कारखाना, भवन, भंडारगृह एवं अन्य सभी भवन सम्मिलित होते हैं, चाहे इन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया हो। यदि किसी करदाता को भूमि से किराया प्राप्त होता है तो ऐसा किराया इस शीर्षक में तभी कर योग्य हो सकता है जब ऐसी भूमि किसी मकान के साथ लगी हुई हो। यदि भूमि मकान के साथ लगी हुई नहीं है तो भूमि को किराए पर देने की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य न होकर यह व्यापार से आय अथवा अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि करदाता ऐसा व्यापार करता है जो वह व्यापार की आय होगी अथवा अन्य किसी अन्य साधनों से आय मानी जाएगी। अन्य शब्दों में इस शीर्षक में मकानों, भवनों तथा उनसे लगी हुई ज़मीनों की आय पर कर लगता है। वह ज़मीन जो किसी मकान या भवन के साथ लगी हुई न हो, उसकी आय को अन्य साधनों से आय शीर्षक में या व्यापार से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। मकान से लगी हुई भूमि में मकान का कंपाउंड, खेल का मैदान, सब्जियों का बगीचा, कार पार्किंग, कोर्टयार्ड या बैकयार्ड सम्मिलित किए जाते हैं। करदाता को अपने मकानों अथवा उनसे लगी हुई ज़मीनों के वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देना होता है, किराए की वास्तविक आय पर नहीं। वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है वह हम आगे आने वाले व्याख्यानों में विस्तार से बात करेंगे। पुनश्च मकान संपत्ति से आय शीर्षक में केवल मकान संपत्ति की आय पर ही कर नहीं लगाया जाता, परंतु उस जमीन की आय पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है जो किसी मकान से जुड़ी हुई होती है। यदि ज़मीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो उस ज़मीन की आय पर अन्य साधनों से आय अथवा व्यापार से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाएगा। यदि केवल मकान से लगी हुई ज़मीन को ही किराए पर उठाया जाए परंतु मकान को किराए पर नहीं उठाया जाए तो ऐसी स्थिति में भी ज़मीन का किराया अन्य साधनों से आय अथवा व्यापार से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। मकान के अंतर्गत रिहायशी मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले भवन सम्मिलित है। गैर रिहायशी मकानों के लिए छत होना भी आवश्यक नहीं है, जैसे कारखाने का टिन शेड लगा हुआ भवन। इसी प्रकार मकान में लगी हुई ज़मीन में मकान का अहाता यानी कंपाउंड, खेल का मैदान, बगीचा, स्विमिंग पूल, कार पार्किंग आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। परंतु ध्यान रहे, ऐसी मकान संपत्ति जो खराब हो गई हो, तोड़ दी गई हो, उसे किसी भी परिस्थिति में मकान संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा भवन है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हों तो प्रत्येक फ्लैट को एक सेपरेट अलग मकान संपत्ति के रूप में माना जाएगा। The second important condition is owner. दूसरी अनिवार्य शर्त है स्वामित्व। Annual value of a property is assessed to tax only in the hands of the owner, even if he is not in receipt of any income. Any person other than the owner, even though he is in receipt of rent, shall not be liable to tax under this head. इस शीर्षक में मकान के स्वामी पर कर लगाया जाता है, चाहे उसे वास्तव में आय प्राप्त हो रही हो या नहीं। और इस शीर्षक में उस व्यक्ति पर कभी भी कर नहीं लगाया जाएगा जिसे वास्तव में आय प्राप्त हो रही हो परंतु वह मकान का स्वामी नहीं है। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि income from subletting is not taxable under this head
बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी कारण से यदि किराएदार द्वारा आगे उप किराएदारी दे दी जाती है, मकान को आगे किराए पर दे दिया जाता है, तो वहाँ पर किराएदार को प्राप्त होने वाला किराया इस शीर्षक में कभी भी कर योग्य नहीं होगा, वह अन्य स्रोतों से आए शीर्षक में कर योग्य होगा। हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मिस्टर महेश बीइंग ए टेनेंट, मिस्टर महेश जो कि एक किराएदार है, of a house property acquired it at a monthly rent of rupees 20,000 from Mr. Yogesh, owner of such house property। मिस्टर महेश ने, जो कि किराएदार है, 20,000 रुपये प्रति माह पर एक भवन किराए पर लिया मिस्टर योगेश से, जो कि उस भवन का मालिक है। मिस्टर महेश सबलेट्स दी प्रॉपर्टी टू मिसेज जैन फॉर ए मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 25,000। मिस्टर महेश ने उसे आगे किराए पर दे दिया मिसेज जैन को 25,000 रुपये प्रति माह किराए पर। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग बींग रुपीज़ 5,000 पर मंथ। मिस्टर महेश की 5,000 रुपये प्रति माह उप किराएदारी से आय हो रही है। इस टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आय या तो व्यापारिक आय कहलाएगी या अन्य स्रोतों से आय कहलाएगी। यहाँ पर महेश को होने वाली आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। हालांकि मिस्टर योगेश को जो 20,000 रुपये प्रति माह मिस्टर महेश से प्राप्त होगा, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शीर्षक में कर योग्य होगी। ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड डीम्ड ओनर। आयकर अधिनियम में दी गई व्याख्या के अनुसार स्वामित्व का अर्थ लीगल ओनर यानी कानूनी स्वामी, वैधानिक स्वामी, बेनिफिशियल ओनर यानी लाभदायकता स्वामी, और डीम्ड ओनर यानी माने गए स्वामी, तीनों से लिया जाता है। इन तीनों का विस्तार से व्याख्यान हम आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। लीगल ओनर मीन्स ए पर्सन who has the legal title of the property as per Transfer of Property Act, Registration Act, etc. कानूनी स्वामित्व का अर्थ है, वैधानिक स्वामी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास किसी भी संपत्ति का वैधानिक अधिकार हो और ऐसा अधिकार उसे वैधानिक पत्रों से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट आदि से प्राप्त हुआ हो। बेनिफिशियल ओनर लाभदायकता का स्वामी। फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द एसएससी। आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वामी के रूप में, करदाता के रूप में मकान संपत्ति करदाता के नाम में ही पंजीकृत हो। इफ़ द एसएससी इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी एज एन ओनर टू फुल एक्सटेंट, यदि करदाता मकान पर स्वामी के रूप में समस्त अधिकारों का पूरी तरह उपयोग कर रहा हो, ही विल बी ट्रीटेड एज ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसे लाभदायक स्वामी माना जाएगा और उसे इस शीर्षक में, मकान संपत्ति से आए शीर्षक में कर देना होगा। फिक्शनल ओनर और डीम्ड ओनर, काल्पनिक या माने गए स्वामी। धारा 27 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में जो मकान के स्वामी नहीं होते हैं, परंतु फिर भी उन्हें आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए माना हुआ स्वामी मान लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में जब माने हुए स्वामी को इस शीर्षक में कर देना होगा, तो फिर लीगल ओनर, वैधानिक स्वामी और बेनिफिशियल ओनर, लाभदायक स्वामी को कभी भी पुनः या अलग से कर देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये माने गए स्वामी कौन होते हैं, इनका हम विस्तार से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड।
जीवन साथी या अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति। धारा 27(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने जीवन साथी, पति ने पत्नी को अथवा पत्नी ने पति को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है, तो ऐसी मकान संपत्ति को स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा तथा ऐसी मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु यदि मकान संपत्ति का हस्तांतरण अलग अलग रहने के समझौते के अंतर्गत किया जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता को उस मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने किसी अवयस्क बच्चे, विवाहित पुत्री को छोड़कर बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर दिए, तो उस मकान संपत्ति का स्वामी भी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा एवं ऐसी मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मिस्टर रमेश ट्रांसफर्स हिज हाउस प्रॉपर्टी वर्थ ₹15 लाख टू हिज वाइफ मिसेज शांति आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। प्यार और स्नेह के कारण श्री रमेश ने अपनी मकान संपत्ति जिसका मूल्य 15 लाख रुपए अपनी पत्नी को हस्तांतरित कर दी। इन सच केस दो मिसेज शांति इज़ द लीगल ओनर, हालांकि मिसेज शांति उस मकान संपत्ति की कानूनी स्वामी है, बट मिस्टर रमेश विल बी लाइबल टू टैक्स एज डीम्ड ओनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी। इस अधिनियम में, आयकर अधिनियम में, इस संपत्ति पर माने गए स्वामी के रूप में मिस्टर रमेश को ही आयकर देना होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नोट करने की है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए स्पाउस, मैरिज शुड सब्सिस्ट ऑन बोथ द डेज ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर एज वेल। यानी जब कोई संपत्ति जीवन साथी को हस्तांतरित की जाती है, तो हस्तांतरण करने के दिन के साथ साथ आयकर लगाने वाले दिन भी विवाह, मैरिज कायम होना चाहिए। यानी संपत्ति को हस्तांतरित करते समय पति और पत्नी के मध्य केवल सगाई हुई है, विवाह नहीं हुआ है और संपत्ति का हस्तांतरण हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जिसको संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है वही मकान का स्वामी आयकर अधिनियम में माना जाएगा और उसे ही आय पर कर देना होगा, क्योंकि हस्तांतरण के दिन विवाह अस्तित्व में नहीं था। इसी प्रकार यदि मकान संपत्ति हस्तांतरण करने के दिन विवाह अस्तित्व में था, परंतु उसके पश्चात उन दोनों के बीच में तलाक हो जाती है, तब भी जब आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करेंगे, तब विवाह क्योंकि अब कायम नहीं है, ऐसी स्थिति में जो उसका लीगल ओनर होगा, यानी जिसको संपत्ति हस्तांतरित हो चुकी है, वही आयकर चुकाने के लिए भी दायी होगा। कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों को हम पुनः पढ़ लेते हैं। ट्रांसफरी मस्ट बी स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर। विवाहित पुत्री को छोड़कर इस संपत्ति का हस्तांतरण या तो जीवन साथी को या अवयस्क बच्चे को। ट्रांसफ़र मस्ट बी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ऐसा हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल के किया जाना चाहिए। अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के हस्तांतरित करने पर ये धाराएं लागू होगी। ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी, यानी जिस संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है वह मकान संपत्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्स कैश गिफ्ट
ऑफ ₹5 लाख टू मिसेज एक्स। एक्स ने अपनी पत्नी मिसेज एक्स को 5 लाख रुपए नगद हस्तांतरित किए। एंड मिसेज एक्स परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम सच कैश। मिसेज एक्स ने उस कैश से एक मकान संपत्ति क्रय कर ली। देन सच ट्रांसफर ऑफ कैश एंड subsequent purchase of property shall not attract provision of section 27(1). 27(1) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कर देयता उत्पन्न नहीं होगी इस कैश के हस्तांतरण पर, क्योंकि ये मकान संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है, और मकान के क्रय पर। क्यों? क्योंकि मकान क्रय मिसेज एक्स ने स्वयं किया है। However, the income from such property shall be clubbed in the hands of Mr. X as per the provisions of section 64(1)(4). For detail, we will refer chapter clubbing of income। जहाँ पर आयों को जोड़ने का चैप्टर आएगा वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर धारा 27(1) के नियम तो लागू नहीं होंगे, परंतु मिस्टर एक्स की आय में मिसेज एक्स की आय को जोड़ने के जो प्रावधान धारा 64 उपधारा 1(4) में दिए गए हैं, हम उन्हें लागू करेंगे। B. The holder of an impartible estate। The holder of an impartible estate, property which is not legally divisible, is treated as deemed owner of house property. Impartible estate is an estate to which the assessee has succeeded by grant or covenant। अविभाज्य संपदा। अविभाज्य संपदा हिंदू अविभाजित परिवार की ऐसी संपत्ति होती है जिसका सदस्यों में विभाजन नहीं किया जा सकता है, और सामान्यतः ऐसी संपत्ति परिवार के वरिष्ठ सदस्य के पास रहती है। ऐसी संपत्ति के धारक होल्डर को इस संपत्ति का आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए स्वामी माना जाएगा, और ऐसी संपत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल की जाएगी, न कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय में। लीगल प्रोविजंस। पहले हम सी पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए member of a company, society or any other association, property held by a member of a company, cooperative society or other occasion, association of persons to whom a building or a part thereof is allotted or leased under house building scheme of the company or association is treated as deemed owner of that building or a part thereof। The concerned legal provisions are: assessee is the member of a company, cooperative society or other AOP. He has been allotted or leased a building on account of such membership. Though he is not the legal owner of such property, still he will be liable to tax। सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को समिति, कंपनी अथवा संघ की भवन निर्माण योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किया जाता है अथवा पट्टे पर दिया जाता है, तो उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जाएगा तथा उस मकान की आय उस सदस्य की आय में ही शामिल की जाएगी। हालांकि उसका वैधानिक स्वामित्व सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के पास होता है। डी. ए पर्सन हु एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 of Transfer of Property Act, a person who is allowed to take or retain possession of any building for part thereof in part performance of a contract under section 53A of the Transfer of Property Act 1882 is deemed as the owner of the building
or part thereof. The concerned legal points are: SSE has taken the possession of the property. He has partly performed or promised to perform the contract, that is, he is paid or is ready to pay a part of the consideration. The contract must be in writing, though sales deed might not be executed in favor of the buyer. Still, certain other documents like power of attorney or agreement to sale has been executed. क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नहीं हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति ने कोई मकान क्रय किया है और उस मकान का कब्जा भी अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन के तहत प्राप्त कर लिया है, परंतु अभी तक उस भवन का पंजीकरण उसके नाम में नहीं हुआ है, तो भी संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A के अंतर्गत ऐसे भवन का स्वामी क्रेता व्यक्ति को ही माना जाएगा और ऐसे भवन की आय यदि कोई होती है उस क्रेता व्यक्ति की आय में ही सम्मिलित की जाएगी। E. Lessee of a building under section 269 UAF, a person who has acquired any right under section 269 UAF in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a person for a period not less than 12 years is deemed as the owner of that building or part thereof. The concerned legal provisions are: lease period should not be less than 12 years as per section 269 UAF, including extension period. Above provision does not include any right by way of lessee from month to month or for a period not exceeding 1 year. धारा 269 UAF की व्यवस्थाओं के अधीन हस्तांतरित मकान संपत्ति की आय। धारा 269 UAF में ऐसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भवन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण बिक्री, विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हुआ हो, चाहे उस हस्तांतरण का पंजीकरण कराया गया हो अथवा नहीं। ऐसे भवन के संबंध में क्रय करने वाले व्यक्ति को न केवल भवन का कब्जा ही प्राप्त होता है, अपितु कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी अधिकार निर्माण कराने के अधिकार सहित प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भवन का स्वामी क्रेता को ही माना जाएगा तथा इस भवन की आय क्रेता की आय में सम्मिलित की जाएगी। आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर आवंटित मकान का करदाता इसी प्रावधान के अनुसार मकान मालिक माना जाता है। पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया मकान, यदि कोई व्यक्ति पट्टे या जमीन लेकर उस पर कोई मकान संपत्ति बनवाता है तो पट्टे की जमीन पर मकान बनवाने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। जमीन के स्वामी को मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा। विवादास्पद स्वामी: यदि किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे संपत्ति का किराया प्राप्त करने वाला व्यक्ति को उस मकान का स्वामी की हैसियत से कब्जा किए हुए व्यक्ति को उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा तथा उसकी आय में ही, यानी जो प्राप्त करता है उसे ही इस मकान संपत्ति की आय का स्वामी मानते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की आय में कर योग्य आय की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। चैन सिंह लेट्स आउट ए प्रॉपर्टी टू मिस शर्मिला ऑन ए लीज ऑफ 10 years। चैन सिंह ने एक संपत्ति 10 साल के लिए मिस शर्मिला को किराए पर दी, पट्टे पर दी। मिस शर्मिला हैज़ ए राइट टू रिन्यू द लीज फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। मिस शर्मिला के पास में उसे 3 वर्ष के लिए और आगे लीज अवधि को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इन सच केस मिस शर्मिला शैल बी डीम्ड एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27। धारा 27 में
यहाँ पर क्योंकि दोनों अवधियाँ मिलाकर 12 वर्ष से अधिक हो रही है, इसलिए मिस शर्मिला को इस संपत्ति का माना गया स्वामी मान लिया जाएगा। However, if such right of renewed of lease for 3 years is subject to condition that at each occasion it will be renewed for a period of 11 months, यदि जो रिन्यूअल की शर्तें हैं उसमें यह शर्त लगा दी गई हो कि प्रत्येक बार जब रिन्यूअल किया जाएगा तब वह 11 महीने का होगा, देन मिस्टर चैन सिंह विल बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 22। तब उस परिस्थिति में धारा 27 लागू नहीं होगी और मिस्टर चैन सिंह को ही धारा 22 के अंतर्गत कर देना होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण शर्त। प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। करदाता द्वारा उस मकान संपत्ति का जिसका वह मालिक है उसे व्यापार और पेशे के लिए प्रयोग में नहीं लेना है। When a person carries on business or profession in his own house property, annual value thereof is not taxable under section 22, provided income of such business is chargeable to tax. Additional cases: letting out to employees. If an SSC lets out the property to his employee where such letting out supports smooth flow of the business, then such letting out shall be deemed to be incidental to business and such rent shall be chargeable under the head profits and gains of business or profession. Letting out to government agencies, where an SSC let out his property to any government agency for locating branch of a nationalized bank, police station, post office, excise office, railway staff quarters, etc. for the purpose of running the business of SSC more efficiently, then such letting out shall be deemed to be incidental to business and such rent shall be chargeable under the head profits and gains of the business or profession. Letting out to ancillary units, where an SSC lets out its property to ancillary units which manufactures components acquired by the SSC. Income from such letting out shall be taxable under the head income from profits and gains of business or profession. करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं करता हो। यदि करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपने किसी व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है, तो ऐसे मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होगा। साथ ही साथ उसके व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग अथवा रिहायशी क्वार्टर यदि किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाता है जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया भी व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापार को सुचारू रूप से अथवा कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कोई भवन अथवा भवन का कोई हिस्सा बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, रेलवे की शाखा, कार्यालय आदि खोलने के लिए सरकार को किराए पर दिया जाता है, तो ऐसा किराया भी व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में ही कर योग्य माना जाएगा। इसी प्रकार यदि करदाता द्वारा अपने किसी अनुषंगिक व्यापारिक संस्था जो उसके लिए रॉ मटेरियल बनाती हो, कंपोनेंट बनाती हो और उसके वहाँ रहने से उसको अपना व्यापार चलाने में कोई सुविधा होती है, तो ऐसी सहयोगी संस्था को दिए गए भवन का प्राप्त किराया भी व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में ही कर योग्य माना जाएगा। इसी शीर्षक के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान और समझने का प्रयास करते हैं।
letting out property for promotion of own business versus business of letting out the property। खुद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति को किराए पर देना अथवा संपत्ति को किराए पर देने का व्यापार करना, इन दोनों में हम अंतर समझने का प्रयास करते हैं। एसएससी लेट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ओन बिजनेस और प्रोफेशन। यदि करदाता ने किसी संपत्ति को स्वयं के व्यापार अथवा पेशे को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति किराए पर दी है, इफ एन एसएससी कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन in his own house property or lets out the property for smooth running of his business or profession, income from such property is taxable under the head profits and gains of business or profession। यदि किसी मकान संपत्ति में करदाता स्वयं अपना मकान व्यापार और खुद के व्यापार और पेशे के लिए काम में लेता है या उसने उपरोक्त बताई गई 3 परिस्थितियां, जब उसने अपने किसी कर्मचारी को मकान किराए पर दिया हो, किसी सरकारी एजेंसी को मकान किराए पर दिया हो या किसी सहयोगी आनुषंगिक यूनिट को मकान किराए पर दिया हो, जिनसे कि उसको व्यापार चलाने में सुविधा होती है, उसके व्यापार को प्रमोशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, तो ऐसा प्राप्त किराया इस शीर्षक में कर योग्य न होकर वह उसके व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में ही कर योग्य होगा, यानी वह उसका व्यापार और पेशे का ही लाभ माना जाएगा। एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि करदाता मकानों को किराए पर देने का व्यापार करता हो, यहाँ पर आयकर अधिनियम में कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, इसलिए आपको विशिष्ट बिंदु को दर्शाने के लिए एक बात लिखकर उसे लाल स्याही से काटा गया है, इस पर आप विशेष ध्यान देना। If an SSE running a business with main object of buying and developing house properties, यदि कोई करदाता मकान संपत्तियों को क्रय करने का, उनका विकास करने का इस उद्देश्य के लिए कार्य करता है, आइदर टू लेट आउट, या तो उन्हें वह किराए पर देगा, और टू सेल, या उनको बेचेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें, यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है, संपत्तियों को खरीदता बेचता है या संपत्तियों का निर्माण या क्रय उनको किराए पर देने के उद्देश्य से करता है, देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उनको, क्योंकि वह किराए पर देने का व्यापार करता है, तो उसकी आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य होगी, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। हाउएवर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उस मकान को यदि बेचा जाएगा तो वह बेचने से जो लाभ और हानि होगी वह भी व्यापार एवं पेशे शीर्षक में ही कर योग्य होगी, न कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा, उसका शीर्षक भी व्यापार एवं पेशा ही रहेगा। इन सब के बारे में विस्तार से हम व्यापार एवं पेशे शीर्षक एवं पूंजी लाभ शीर्षक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।